हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार सब्जेक्ट के राजन सीरीज के लघु उत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न का ये चौथा वीडियो है, यानी चौथा क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 37 से पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 36 तक पढ़ लिया था। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 37 दिया है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, व्यापक मूल्यांकन के महत्व को बताइए। इसमें व्यापक मूल्यांकन के सभी पक्षों का इसमें पूछा है, मतलब क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का वर्णन करेंगे। और इसमें अथवा करके पूछा है, व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें महत्व को नहीं बताना है, केवल तीनों पक्षों को ही बताना है। तो ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ मूल्यांकन का वह तरीका जिसके द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं कौशलात्मक पक्ष समस्त गुणों तथा विशेषताओं का मूल्यांकन सीखने सिखाने के साथ साथ चलता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अब वही सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसमें थोड़ा सा बदलाव करके, या जो अति लघु उत्तरी में पूछा था वही दीर्घ उत्तरी में पूछ देगा, या थोड़ा सा ही बहुत थोड़ा बदलाव करके ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो व्यापक मूल्यांकन का मतलब हम लोग पहले ही पढ़ा था, तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता है और बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, उसको हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। आगे दिया है, व्यापक मूल्यांकन का महत्व। व्यापक मूल्यांकन का महत्व पहला है, इसमें व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष शामिल होते हैं, मतलब तीनों पक्षों का को ध्यान में रखा जाता है। अब ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्या है, ये आप लोगों ने डिटेल में पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले 3 क्लासों में पढ़ लिया था। दूसरा है, यह मूल्यांकन बच्चों के विकास के लिए और शैक्षिक गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक है। तीसरा है, व्यापक मूल्यांकन छात्रों की अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। चौथा है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की अभिरुचियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। अभिरुचियों मतलब उनके रुचि का मूल्यांकन किया जाता है, बच्चा कितना इंटरेस्टेड है अपनी पढ़ाई को लेके, और बच्चा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, अभी अपनी अभिरुचि दिखा रहा है, किस सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट उसको उबाऊ लग रहा है, ये सब पता लगाया जाता है। पांचवा है, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन किया जाता है। उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसे है, जैसे लंबाई, वजन, निरोगता आदि, ये सारी चीज़ें भी व्यापक मूल्यांकन से हमें पता चलती हैं। छठवां है, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का सामाजिक विकास भी किया जा सकता है। तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा जब बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन होगा, तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक विकास भी उसका पता लगेगा कि उसमें क्या कमी है, क्यों नहीं समाज में भाग ले रहा है सामाजिक क्रियाओं में, तो उसको दूर किया जाएगा, जिससे उनका विकास होगा, सामाजिक विकास का भी सामाजिकता का भी विकास होगा उसमें। सातवां है, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब रूढ़िवादितों से दूर होना और नए तरीके से सोचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आठवां है, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में नेतृत्व के गुणों का भी विकास किया जाता है, उसमें नेतृत्व भावना भी आती है, मतलब टीम को लीड करना, ये सारे गुण का भी विकास किया जाता है व्यापक मूल्यांकन से। प्रश्न संख्या 38 है, प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में सतत मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सतत मूल्यांकन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अब सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन हम लोगों ने अति लघु उत्तरी में पढ़ा था, इसमें लघु उत्तरी में भी हमने पढ़ा था कि शिक्षण के साथ साथ चलती है और उसका बच्चों के सभी पक्षों का कमियों का पता लगा के उसको दूर करते हुए शिक्षा चलती है, उसको सतत मूल्यांकन कहते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है उत्तर में, सतत मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन भी कहा जाता है। सतत मूल्यांकन का वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह की जाती है, हर 1 महीने यूनिट टेस्ट के रूप में किया जाता है। सतत मूल्यांकन के द्वारा केवल ज्ञानार्जन के शैक्षिक मूल्यांकन का ही मूल्यांकन किया जाता है, मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का ही
उसके मूल्यांकन होता है। ज्ञानात्मक पक्ष मतलब हो गया कि ज्ञान से स्मृति आधारित प्रश्न जो होते हैं, उनके स्मृति आधारित जो ज्ञान होता है, जो भी बच्चा सीखता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा गणित में 50 में 40 अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये मात्रात्मक मूल्यांकन भी इसको कह सकते हैं। इस ज्ञानात्मक मूल्यांकन को तो इसमें बोला है ज्ञानात्मक के कौशल का ही मूल्यांकन किया जाता है। इसके आगे दिया है इसकी शैक्षणेतर उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उसमें शैक्षणेतर मतलब कि उस शिक्षण में कितना की उपलब्धि मतलब कितना शिक्षण कर लिया है, कितना बाकी है, ये सारी चीज़ें भी पता नहीं चलती हैं इससे। आगे है इसमें सतत मूल्यांकन का महत्व या उपयोगिता। तो इसमें पहला है बच्चों की आदतों, अनुभवों, विचारों, शैक्षिक संप्राप्ति आदि के संबंध में नित्य लगातार मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। दूसरा है इस मूल्यांकन में किसी जांच पत्र की जरूरत नहीं होती है। तीसरा है सतत मूल्यांकन में समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। इसमें आप कितना भी बच्चे का असेसमेंट ले रहे हैं, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन परीक्षा ले रहे हैं, जो आप कितने भी समय के ले सकते हैं। आप आधे घंटे का ले सकते हैं, 40 मिनट का ले सकते हैं, 1 घंटे का ले सकता है। इसमें कोई समय निर्धारित नहीं है कि आप इतना ही टाइम का है आप उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे। तो यही है। इसमें चौथा है यह मूल्यांकन लिखित, मौखिक और क्रियाकलापों के माध्यम से भी किया जा सकता है। पांचवा है मूल्यांकन अवलोकन आधारित होता है, मतलब बच्चे को देख के पता लगाया जाता है कि वो देख अवलोकन मतलब कि देख करके भी पता लगाया जाता है, उसके हाव भाव को पहचाना जाता है। ये सब सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। छठवां है सतत मूल्यांकन के आधार पर छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल की जानकारी के आधार पर शिक्षक भी अपनी शिक्षण शैली में यथावत परिवर्तन कर सकता है। जब सही बात है कि और सतत मूल्यांकन से जब उसकी कमी पता लगेगी तो आपको शिक्षक को भी पता लगेगा कि हम किस विधि से इसको पढ़ाएं तो ये ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, और हमने ऐसे पढ़ाया था तो बच्चे की कमी इस क्षेत्र में कमी रह गई है, अब मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि वो कमी दूर हो जाए। तो इसमें शिक्षक को भी मदद मिलती है। सातवां है बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण, नैतिक चरित्र, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता जैसे व्यक्तिगत आयामों की जानकारी हम सतत मूल्यांकन में कर सकते हैं। आठवां है सतत मूल्यांकन का सार्थक ज्ञान हेतु निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है। जैसे कमियों को पता लगता जाता है और उसका निदान करके मतलब उसको दूर करके और शिक्षण दिया जाता देते चले जाता है शिक्षक। इसको उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है कि पथ का प्रशस्त होता है, यही बात इसमें कहा गया है। आगे है नेक्स्ट हेडिंग है सतत मूल्यांकन का उदाहरण है यदि किसी कक्षा में 40 बच्चे हों और शिक्षक द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ा दिया गया है परंतु वार्षिक परीक्षा के अतिरिक्त मध्य में कोई टेस्ट न लिए गए हों, तो वार्षिक परीक्षा होने पर पता लगे कि केवल 15 बच्चे उत्तीर्ण हुए। शिक्षक के सामने समस्या होगी कि क्या करें। उन्हें स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं, उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित नहीं कर सकते हैं। अतः सतत मूल्यांकन की मदद लेकर पढ़ाने से ऐसी स्थिति सामने नहीं आएगी नहीं मतलब आती कि अगर जो यहाँ एग्जाम्पल लिया कि 40 बच्चे हो किसी क्लास में और जो साल के अंत में अगर जो एक ही परीक्षा आप लेते हैं योगात्मक मूल्यांकन मतलब वार्षिक परीक्षा, तो उसमें पता चलता है कि 15 बच्चे असफल हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे। समस्या आ जाएगी टीचर के सामने कि क्या करें, बच्चों को निकाल सकता नहीं, उनको असफल भी नहीं करना है। अगर जो यही बोला है कि और जब सतत मूल्यांकन बच्चे का शुरू से हुआ रहता तो उनके कमियों का पता लग जाता सत्र के मध्य में ही या शुरुआत में ही, तो उनको दूर करके पढ़ाया गया रहता, तो अंत आते आते एक भी बच्चा फेल नहीं होता या 1-2 बच्चे फेल हो सकते थे किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। ये सारा जो स्थिति पैदा हुई सतत मूल्यांकन ना होने की वजह से हुई, तो ये एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। इसमें यही कहा गया है। प्रश्न संख्या 39 है शैक्षिक नवाचार के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर शैक्षिक नवाचार के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों के अंदर बच्चों बालिकाओं के प्रति एक पुरानी धारणा थी कि बालक बालिका
एक कोरे कागज के समान है। इनका मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति है। इसका अभिप्राय था कि जब बालक विद्यालय में प्रथम बार पढ़ने आता है तब वह कुछ नहीं जानता है, अर्थात शिक्षक को उसमें ज्ञान भरना है। लेकिन अब यह धारणा खंडित हो गई है। विद्यालय में प्रथम बार नामांकन के लिए आया बालक बालिकाओं का मस्तिष्क खाली कोरे कागज की तरह नहीं है। वह अपने घर से बहुत कुछ सीख आता है तथा बहुत कुछ जानता भी है। इसलिए शिक्षकों को नए प्रकार से बच्चों के प्रति सोचना होगा और तदनुसार शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह बच्चों के प्रति नवाचार सोच होगी जिसे शिक्षा में लागू किया जा रहा है। इसमें कहा गया है, ये प्रश्न है शैक्षिक नवाचार के क्षेत्रों का वर्णन करिए। जो नवाचार हो रहे हैं किस किस क्षेत्र में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, यही है। तो शिक्षण अधिगम में ये नवाचार है कि पहले सोचा जाता था कि बच्चे का जाने से पहले बच्चे का दिमाग बिल्कुल खाली है, कोरे कागज की जैसा है। जब बच्चा स्कूल में आता है तो शिक्षक को उसके कोरे कागज को भरना है, यानी उसके दिमाग में जो डालेगा वो जाएगा। लेकिन अब ये धारणा चेंज हो गई है। इसमें नवाचार ये है कि बच्चा पहले से ही बहुत कुछ सीखा होता है। जब वो 4 साल पे या 3.5 साल पे जब स्कूल जाता है तभी बहुत कुछ जानता है, परिवार से सीख लेता है, मम्मी पापा से, घर के अन्य सदस्यों से सीखता है। तो इसीलिए अब इस तरह का शिक्षा व्यवस्था किया गया है कि बच्चे को पुराने ज्ञान से ही जोड़ के, जो भी वो घर में सीखा है उससे जोड़ के उसको शिक्षा का शुरू किया जाए, जिससे बच्चा प्रभावी ढंग से सीखेगा। इसीलिए अब जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चे को नर्सरी को और प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। एनईपी 2020 में है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की भाषा मातृभाषा में ही होगी, जिससे बच्चे को नया ना लगे, कोई नया सब्जेक्ट ना लगे। बच्चे डर जाते हैं स्कूल में जाते जाते, जब दूसरा लैंग्वेज उनको पढ़ना रहता है तो इसमें यही बात कही गई है। दूसरा है मूल्यांकन। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व प्रचलित शब्द परीक्षा के स्थान पर वर्तमान में मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह शैक्षिक नवाचार की ही देन है। डॉक्टर बी एस ब्लूम ने परीक्षा शब्द को संकीर्ण अर्थ में लिया है और उसके स्थान पर मूल्यांकन शब्द को अधिक उपयुक्त बताया है। मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों आदि की उपयोगिता का पता लगाया तथा उनके परिणामों की सापेक्षिक जानकारी करना। मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार परंपरागत ढंग से त्रैमासिक, षष्टमासिक, वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर सतत व्यापक मापन एवं मूल्यांकन की संकल्पना का व्यवहार किया जाने लगा है। मतलब ये कहा गया है कि इसमें मूल्यांकन में पहले होता था कि अब भी होता है, लेकिन अब बदलाव किया जा रहा है कि बच्चे पहले तिमाही परीक्षा होता था, फिर छमाही, षष्टमासी, मतलब फिर वार्षिक। अब इसके जगह पे इन सबों को व्यापक मूल्यांकन, इन सब का भी होता है यूज, इन सब ये सभी परीक्षाएं होती है, लेकिन सतत मूल्यांकन हो रहा है। हर महीने यूनिट टेस्ट हो रहा है, यही सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, जिससे बच्चे का और चहुमुखी विकास हो सके और उसकी कमियों को पता लगाया जा सके। ये सब नवाचार आए हैं मूल्यांकन में। आगे इसमें दिया है, जिसमें मूल्यांकन के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहु उत्तरी प्रश्न का प्रयोग किया जा रहा है। मूल्यांकन से पूर्व मापन की व्यवस्था की जाती है। आज प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड प्रणाली प्रयोग की जाने लगी है तथा विद्यालय के श्रेणीकरण में मूल्यांकन को शामिल करके विद्यालय सुधार योजना बनाई जाती है। इसमें कहा गया है कि आज जो मूल्यांकन होता है उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को ऐड किया जाता है, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और बहु उत्तरी, जैसे बच्चे का सारे पक्षों का ही मूल्यांकन किया जा सके। आगे है, यह शिक्षा के मूल्यांकन क्षेत्र में नवाचार है। मूल्यांकन के लिए नई नई प्रविधियों व विचारों का समावेश किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है पाठ सहगामी क्रियाकलाप। पाठ सहगामी क्रियाकलाप मतलब इसमें दिया है, परंपरागत शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। यह केवल कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं रह सकती। शिक्षा के संचालन में शिक्षा विधियों में प्रवचन, व्याख्यान आदि आते हैं, जिसमें अध्यापक व पाठ्यक्रम मुख्य शिक्षण रहता है। छात्र गौण हो जाता है, लेकिन अब पुरानी शिक्षण विधियों के स्थान पर
खेल पद्धति, गतिविधि करके सीखना, भ्रमण का प्रयोग, पद्धति का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। पाठ आगामी क्रियाओं में मतलब शिक्षण विधियों में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले जो शिक्षा थी शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक को केंद्र में रहता था और बच्चे गौण होते थे, मतलब कि बच्चे बैठे रहते थे और वो चुपचाप सुनते रहते थे टीचर को, और टीचर बोलता रहता था, जिससे बच्चे को जो ज्ञान है वो परमानेंट उनके मस्तिष्क में नहीं बैठ पाता था और वो कुछ समय बाद भूल जाते थे। लेकिन अब शिक्षण विधियों में बदलाव हुआ है। खेल द्वारा बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है जिससे वो खुद करके सीखते हैं और वो स्वतंत्र विधि का प्रयोग जो रहा है, गतिविधि आधारित विधि का प्रयोग हो रहा है और उनको भ्रमण के द्वारा सिखाया जा रहा है। ये सारी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी पाठ्यक्रम क्रियाकलाप में के अंतर्गत ये सब आएगा, नवाचार के अंतर्गत। इसके आगे है, यह पाठ्यक्रम क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है जिसमें छात्र छात्राएं अधिक अधिगम करते हैं। पाठ्यक्रम क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों में बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। इसमें अब शिक्षक की भूमिका ज्ञानी, विद्वान, अभिभावक की न रहकर अध्यापक अब छात्रों को अनुभवी एवं वरिष्ठ मित्र, सलाहकार तथा सुविधादाता की भूमिका निभाता है। अब विद्यालय में दंड अनुशासन के नाम पर स्थापित भय का वातावरण खत्म हो गया है। अब बच्चों को दंड देने के लिए सख्त मनाही है कि आप बच्चों को स्टिक लेके नहीं पढ़ा सकते हैं। अब इस विद्यालय में स्टिक रहेगा ही नहीं, बच्चे को मारना नहीं है, चाहे वो गलती भी कर रहा है उसको भी वो सीखने के अंतर्गत ही एक स्टेप माना गया है गलती करना ही। गलती कर रहा है तो बच्चा इसका मतलब सीखने का प्रयास कर रहा है, तभी उससे गलती हो रही है। इसके आगे दिया है, छात्रों को देखते हैं। छात्रों की रुचि को देखते हुए पाठ्यक्रम क्रियाकलाप को अपनाकर नवाचार प्रयोग किए जा रहे हैं। कहानियाँ, कविताओं, संगीत, महापुरुषों के दृष्टांत तथा नाटक बच्चों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं तथा उन्हें अनुभव को समझने के अवसर देने के साथ दूसरों के प्रति संवेदना विकसित करना भी सिखाते हैं। आजकल कहानियों के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, कविताओं के द्वारा, संगीत के द्वारा, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ा के और उनके बारे में बता के बच्चों के अंतर्गत भावात्मक कौशल भी, मतलब उनके अंदर भी भावात्मक कौशल, मतलब उसमें अंदर भाव भी भरा जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नैतिक शिक्षा की भी शिक्षा दी जाती है इन सब चीज़ों के द्वारा। इसके कहने का मतलब है। चौथा पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन में क्या नवाचार किए जा रहे हैं देखते हैं। परंपरागत ढंग से विद्यालय के प्रबंध में शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रधानाध्यापक का एकाधिकार ही विद्यालय प्रबंधन का माना जाता है, लेकिन नवाचार में अब प्रधानाध्यापक ही विद्यालय का एकाधिकार नहीं है। इसमें सामुदायिक सहभागिता एवं जन सहयोग का नवाचारी प्रयोग करके ग्राम शिक्षा समिति को वैधानिक स्वरूप प्रदान करके उसे कार्य अधिकार तथा दायित्व सौंपा गया है। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि पहले क्या होता था, तो स्कूलों में प्रधानाध्यापक का ही एक अधिकार होता था, मतलब प्रधानाध्यापक जो चाहता था वो होता था, जैसे चाहता था वैसे होता था। लेकिन आज इसको विद्यालय के प्रधानाध्यापक के एक अधिकार को खत्म किया और ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें सबकी राय ली जाती है और तत्पश्चात उसका विद्यालय का प्रबंधन किया जाता है। आगे दिया है, जिससे विद्यालय भवन का निर्माण, विद्यालय में टाट पट्टी, फर्नीचर, उपस्कर के प्रबंध, मिड डे मील मतलब बच्चों को बीच में भोजन जो दिया जाता है। मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित बजट से चलता है। छात्रवृत्ति आगे दिया है, छात्रवृत्ति, गणवेश आदि का वितरण एवं विद्यालय का रख रखाव में ग्राम शिक्षा समितियों का ब्रह्मकारी सहयोग भी लिया जा रहा है। मतलब जो भी चीज़ें हैं जो विद्यालय का जो भी फर्नीचर हो गया, चाहे विद्यालय संबंधी शिक्षण से संबंधित जो वस्तुएं हो गई, जो सब कुछ ये है एक ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती थी। पहले ये सिर्फ प्रधानाध्यापक के अधिकार में था, तो प्रधानाध्यापक चाहते थे तो होता था, नहीं चाहते थे तो नहीं होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, ये विद्यालय प्रबंधन में ये सब नवाचार हुए हैं, मतलब नया बदलाव हुआ है। आगे दिया है, विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्थानीय समुदाय की विभिन्न सहभागिता कराकर नवाचार किया जा रहा है। पांचवा पॉइंट है,
सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक मतलब समाज की क्या भूमिका है, इसमें क्या नवाचार है, देखते हैं। आज शिक्षा में सामुदायिक लोगों की सक्रिय भागीदारी की का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। पहले शिक्षा के संचालन के लिए औपचारिक रूप से ग्राम शिक्षा समिति होती थी, जो प्रायः निष्क्रिय रहती थी। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज अनेक शासनादेश तथा विभागीय आदेश हैं। मतलब पहले जो ग्राम शिक्षा अ, जो पहले जो ग्राम शिक्षा समिति होती थी वो निष्क्रिय रहती थी, उसका कोई बस बन जाता था लेकिन उसका वो कोई काम नहीं करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, यही है इसमें। आगे दिया है, निर्गत किए गए हैं, जिसके तहत ग्राम शिक्षा समिति को अनेक दायित्व तत्संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए का फुल फॉर्म होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यही है, इसी का इंग्लिश रूप है अभिभावक शिक्षक संघ, इसी का इंग्लिश में पीटीए बोला जाता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। और माता शिक्षक संघ मतलब एमटीए, मदर टीचर एसोसिएशन। एक ब्लॉक स्तर की समिति बनाई गई है, ये दो जो संघ है ब्लॉक स्तर की समिति है। शिक्षा सामुदायिक सहभागिता की सक्रियता के लिए विभिन्न स्तरों पर ग्राम संसाधन समूह ब्लॉक, इसको बीआरसी भी बोलते हैं, नहीं ब्लॉक ये तो ग्राम वाला है ना, ब्लॉक संसाधन समूह होता है। ब्लॉक संसाधन समूह आगे दिया है, ब्लॉक संसाधन समूह, इसको बीआरसी बोला जाता है। इंग्लिश में जिला संसाधन समूह का गठन किया गया है। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर समुदाय के लोगों पर भी डालने का नवाचार किया जा रहा है। मतलब समुदाय भी जिम्मेदार है, उसको आप जो समूह बनाए गए हैं, इससे मतलब इसकी बैठक करके और तय किया जाता है कि क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है विद्यालय में, और जो तय होता है उसको पूरा किया जाता है। तो पूरा तरह से आज के समय में पूरे तरह से समाज भी सहभागिता ले रहा है। तो यही है। इसके आगे दिया है, अन्य शिक्षा प्रेमी नागरिकों को भी विद्यालय में सहयोग के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप देखते होंगे कि प्राथमिक विद्यालय में, जो गांव में प्राथमिक विद्यालय है, उसमें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के अवसर पे ग्राम के जो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है कि वो आए, और वहाँ पे उनको आमंत्रित किया जाता है, जिससे उनमें समाज की सहयोगिता बढ़ती है। प्रश्न संख्या 40 है, नवाचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, नवाचार का महत्व वर्तमान की आवश्यकता है कि शिक्षा सुस्पष्ट सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के किसी भी उपक्रम के प्रमुख एवं अस्थायी तत्व हैं। बच्चों, युवकों एवं वयस्कों की प्रत्येक शिक्षात्मक गतिविधि का वे अंग बने, ताकि प्रत्येक व्यक्ति न केवल प्राकृतिक तथा उत्पादक शक्तियों वरन सामाजिक शक्तियों पर भी नियंत्रण रख सके। इसके साथ ही व्यक्ति में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में कि वह विज्ञान का गुलाम न रहकर भी उसकी उन्नति कर सके। उपयुक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में नवाचारों की महत्ता स्वीकार की जा रही है। यह भी सत्य है कि हम अपने प्राचीन गौरव को भूलना नहीं चाहते, साथ ही आधुनिकता को भी अपनाना चाहते हैं। अतः प्राचीनता एवं आधुनिकता के प्रयोग से ऐसे नवाचारों को विकसित करना चाहते हैं जो आधुनिक शिक्षा में उपयोगी गुणात्मक उन्नति कर सके। इसमें कहा गया है कि मतलब हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी जो पुरानी हमारी विरासत है, वो भी, उनको जो पुरानी प्राचीन गौरव है उनको भी हम ना भूलें, और जो जो आधुनिकरण है, जो भी आधुनिकता है उसको भी हम स्वीकार करें। तो इसमें है कि अतः प्राचीनता एवं आधुनिकता के प्रयोग में ऐसे नवाचारों को विकसित करना है जो आधुनिक शिक्षा में उपयोगी और गुणात्मक उन्नति हो। गुणात्मक मतलब सभी पक्षों को वो विकसित करे, और आप पुराने अपने प्राचीन गौरव को रखते हुए आधुनिकता को स्वीकार करना ही नवाचार है। आगे है, वे नवाचार जो विकासशील भारत की प्रगति में सहायक हो। अतः नवाचार शैक्षिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली को जीवंत बनाए रखने हेतु आवश्यक है। इसके अभाव में शैक्षिक लक्ष्यों और प्रक्रिया में व्यापक अंतर पड़ जाएगा। इसके
अपनाने से शिक्षक में गुणात्मक उन्नति होता है, जिससे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान के विस्फोट के साथ नवाचारों को अपनाना अब एक नियति बन गया है। नवाचारों के से शिक्षा को दिशाबोध प्राप्त होता है। ऐसी समाजोपयोगी, उन्नतशील और स्तरीय शिक्षा पूर्ण रूपेण शैक्षिक नवाचारों पर आधारित होती है। इसमें आगे दिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से शैक्षिक नवाचारों की महत्ता स्वीकार की जाती है। लोकतांत्रिक, समाजवादी, विकासशील भारत हेतु उपयुक्त सभी दृष्टिकोण से शैक्षिक नवाचारों का महत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हमारा संकल्प है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग सहायक होगा, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में, जिसमें कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। उसी को ये सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराएंगे नवाचार के माध्यम से। और नवाचार का जो हम यूज़ करेंगे और जो सभी पक्षों में अपने विद्यालय के प्रबंधन में, शैक्षणिक स्तर में, मतलब शिक्षा में, अब पढ़ाने की विधियों में, तो इसको हम लोग इसको प्राप्त करने में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने में हम लोग मतलब नवाचार उसमें मदद करेगा, यही है। इसके आगे है, इसी प्रकार सभी को शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराना। दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, अनवरत शिक्षा आदि ऐसे लक्ष्य हैं। दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है कि डिस्टेंस लर्निंग जो होता है, जैसे कि आप इग्नू कराता है, जिसमें क्लास नहीं करना होता है, सिर्फ आप एग्ज़ाम दीजिए और सिर्फ एग्ज़ाम देना रहता है, और उसमें जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी डाक के द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाता है। इसको दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। इसमें आगे है, जिन्हें पाने हेतु नवाचारों की मदद लेनी होगी। निरक्षरता उन्मूलन हेतु संचार माध्यमों एवं अन्य नूतन प्रणालियों का सहारा लेना ही होगा। इसमें आगे दिया है, नवाचारों को अपनाकर ही अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रचार करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में विकास कार्यों को सजीव बनाए रखने हेतु शैक्षिक नवाचारों को अपनाना होगा। यानी आप शैक्षिक नवाचारों को अपनाना ही पड़ेगा। इसे आप इसको बिना अपनाए, मतलब आप आधुनिकता को, मतलब शिक्षा में सुधार की बात नहीं कर सकते हैं और संभव नहीं है सुधार का। इसमें आगे है, अतः कोई भी व्यवस्था यथा स्थिति में अधिक दिन नहीं टिकती। व्यवस्था से जुड़े लोग ही बदलाव की मांग करने लगते हैं। परिवर्तन प्रायः विकास का सूचक होता है। परिवर्तन को लाने में एवं उन्हें स्वीकार करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवर्तन की पृष्ठभूमि में लीक से हटकर कुछ न कुछ नवीनता तथा उपयोगिता अवश्य होती है। इसमें कहा गया है कि मतलब, और जो आप परिवर्तन, जो भी बदलाव ही बदलाव इसमें बताया गया है कि परिवर्तन से हमेशा विकास होता है। मतलब परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। ये परिवर्तन प्रायः विकास का सूचक होता है। मतलब कि समय समय पे आवश्यक परिवर्तन होते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कहीं भी आप परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। आगे दिया है, अतः स्पष्ट है कि शैक्षिक परिवर्तनों को लाने में नवाचारों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, बशर्ते यह परिवर्तन सोच समझ कर लाया जा रहा हो। हमारी मान्यता है कि शिक्षा में नवाचारों को हमेशा ध्यान दिया गया है और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। प्रश्न संख्या 41 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत यादृच्छिक मतलब रैंडम विधि क्या है? मतलब क्रियात्मक शोध के अंदर रैंडम विधि है वो क्या है? उत्तर है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग इकाई न्यायादर्श कहलाता है। न्यायादर्श की यादृच्छिक विधि वह विधि है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना समान होती है।
कि मतलब ये में बोला गया है क्रियात्मक शोध में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी ही मिलके शोध कार्य करेंगे, और ऐसा नहीं है। इसमें आप समाज के किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग समूह के जनसंख्या को आप ऐड कर सकते हैं, यानी उनको चुन सकते हैं। इसमें आप प्रधानाध्यापक भी भाग ले सकता है, अभिभावक भी आप भाग ले सकते हैं। तो वही चीज़ है कि रैंडम विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, क्रियात्मक शोध क्या है, इसका मूल आधार क्या है? उत्तर, अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राय समाधान ही क्रियात्मक शोध है। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा परिवर्तन लाने की महत्वपूर्ण विधि क्रियात्मक शोध है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी में पूछा जा चुका है। समस्या हमारा और हल भी हमारा ही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। प्रश्न संख्या 43 है, मूलभूत एवं क्रियात्मक शोध में अंतर बताइए। क्या अंतर है देखते हैं। मूलभूत एवं क्रियात्मक शोध में अंतर, एक तरफ लिखा है मूलभूत शोध या मौलिक शोध भी बोलते हैं इसको, और दूसरा है क्रियात्मक शोध। तो मूलभूत शोध में पहला है, मूलभूत शोध में नवीन तथ्यों एवं सत्य की खोज तथा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। नए तथ्य इसमें खोजा जाता है और सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है इसमें नए नए। दूसरा है, इसमें पहला है क्रियात्मक शोध में, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य विद्यालयों एवं कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। इनमें जो कक्षा की कार्यप्रणाली होती है उसमें जो कमियां रह जाती हैं उसको दूर करके और उसमें सुधार लाना ही क्रियात्मक शोध का काम होता है। और मूलभूत शोध में दूसरा है, इसमें शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध या आवश्यक नहीं होता है। इसमें नवीन तथ्यों को जब खोजा जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है उस शिक्षार्थी से संबंधित हो, एकदम डायरेक्ट संबंधित ही हो, तो वही है। और इसमें जो क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसलिए प्रत्यक्ष संबंध होता है क्योंकि उसके शिक्षण कार्य में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसी पे शोध कार्य किया जाता है, उसको क्रियात्मक शोध कहते हैं, इसलिए वो उससे संबंधित होता है, डायरेक्ट संबंधित होता है। तीसरा है मूलभूत शोध में, मूलभूत शोध का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है, और क्रियात्मक शोध में क्रियात्मक शोध का क्षेत्र सीमित एवं स्थानीय होता है। कि जो आपके शिक्षण कार्य में जिस विषय में आपको प्रॉब्लम हो रही है या कोई दिक्कत आ रहा है उसको जो शोध किया जाता है तो वो तो सीमित ही होगा, बस उतना ही तक का ही शोध किया जाता है। और इसमें आप नए तथ्यों का खोज के लिए व्यापक शोध करते हैं। चौथा है मूलभूत शोध में, मूलभूत शोध की रूपरेखा लचीली नहीं होती। लचीली मतलब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता और इसमें कोई भी भाग नहीं ले सकता है। और क्रियात्मक शोध में है, क्रियात्मक शोध की रूपरेखा लचीली होती है। लचीली का मतलब इसमें फेरबदल किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, शोध में कुछ और लोगों को ऐड किया जा सकता है, जैसे प्रधानाध्यापक को भी उसमें लिया जा सकता है और भी उसमें टीचर भाग ले सकते हैं। उसमें फेरबदल कर लेना, और जो क्रियात्मक शोध पूरा नहीं होता तो पुनः उसका योजना बना के फिर से क्रियात्मक शोध किया जाता है, इसी को हम लचीलापन बोलते हैं, लचीला होता है। प्रश्न संख्या 44 है, मापन तथा मूल्यांकन में अंतर बताइए। उत्तर, मापन तथा मूल्यांकन में अंतर, मापन है मेजरमेंट, दूसरी तरफ दिया है मूल्यांकन, इन दोनों में अंतर देखते हैं। मापन का पहला पॉइंट है, मापन मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब होता है कोई विद्यार्थी 50 में 40 अंक पाता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये 40 अंक है, इसकी मात्रात्मक मूल्यांकन हुआ है, मतलब 40 नंबर जो पाया है ये उसका मात्रात्मक मूल्यांकन हो गया। अब मूल्यांकन में है, मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। गुणात्मक में हो जाता है इंटरव्यू से रिलेटेड या उसके भावात्मक पक्ष का भी पता लगाना, उसको भी जांच करना, ये गुणात्मक में आ जाएगा। मात्रात्मक तो ये होता ही है, जो ये प्रत्यक्ष जो नंबर लाते हैं बच्चे स्मृति आधारित या किसी भी आधारित से अपनी परीक्षा में, इसको हम मात्रात्मक कहते हैं, इसको मापन कहते हैं। तो मूल्यांकन मात्रात्मक और मूल्यांकन गुणात्मक दोनों होता है। मापन में दूसरा है, मापन में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है, मतलब तुलना नहीं किया जाता है। और दूसरा है इसमें मूल्यांकन में, इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा है मापन में, मापन का क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन में है मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मूल्यांकन सभी पक्षों का किया जाता है, मूल्यांकन तो वो व्यापक होता है, इसमें ये सीमित होता है मात्रात्मक, किसी एक पक्ष का एक साथ ही हम मापन करते हैं।
चौथा है मापन में अल्प समय एवं कम साधनों की आवश्यकता होती है। और चौथा है मूल्यांकन में अधिक समय एवं अधिक साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके सभी पक्षों का मूल्यांकन करना होता है हमको, इसलिए उसमें समय तो ज़्यादा लगेगा ही। प्रश्न संख्या 45 है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन के पक्षों का वर्णन कीजिए। इसमें अब तीनों मूल्यांकन आ जाएगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और अथवा करके जो पूछा है, मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें केवल एक पक्ष पूछा है, तीसरा पक्ष जो होता है क्रियात्मक पक्ष। और ये पूछेगा तो केवल आप एक पक्ष को ही बताइएगा, क्रियात्मक पक्ष को। लेकिन जो ऊपर वाला पूछ दिया ये, तो आप तीनों पक्ष बताना पड़ेगा। जो क्रियात्मक पक्ष पूछा है एक पक्ष, ये 2019 में पूछा हुआ है। तो आइए तीनों पक्षों को हम देखते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन देखते हैं क्या होता है। उत्तर में सबसे पहले हमको मूल्यांकन दिया है, मूल्यांकन से हास्य। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब शिक्षक द्वारा सीखने सिखाने अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो अधिगम स्तर की जांच होती है, इसे ही मूल्यांकन कहा जाता है। उसके अधिगम की जांच किया जाता है कि कितना बच्चा सीखा है, उसी को मूल्यांकन कहते हैं। समान अर्थ में हम कह सकते हैं कि मूल्यों का अंकन ही मूल्यांकन है। अधिगम स्तर की जांच जिस प्रक्रिया द्वारा की जाती है उसे मूल्यांकन कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इसका निर्धारण जिस प्रक्रिया के तहत करते हैं वह प्रक्रिया मूल्यांकन है। कि बच्चा जब सीखता है तो उसको पता लगाते हैं कि बच्चा किस स्तर तक सीखा है, कहाँ तक सीखा है, कहाँ से बाकी है सीखना उसका, तो इसको हम मूल्यांकन द्वारा ही पता लगाते हैं। आगे दिया इसमें मूल्यांकन के पक्ष। मूल्यांकन के पक्ष क्या है? मूल्यांकन के प्रमुख 3 पक्ष होते हैं। शुरू से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं इसमें बहुविकल्पी से ही, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। अब एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वे शैक्षिक उद्देश्य आते हैं जो मुख्यतः मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। इस पक्ष में प्रमुखतः 6 स्तर होते हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर पढ़ लेते हैं। पहला है ज्ञान। इसमें क्या है? वस्तुओं, शब्दों, प्रसंगों, प्रक्रियाओं, स्थिति की परिचयात्मक सूचना का ज्ञान कहलाती है, ये ज्ञान कहलाता है। दूसरा है बोध। बोध में ज्ञान भी शामिल रहता है, यह एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे समझने की दक्षता का सबसे प्रारंभिक स्तर कहा जा सकता है। मतलब ये ज्ञान के बाद ही बोध होता है। हम लोगों ने पढ़ा था इसके सभी पक्षों को, तो वहाँ पढ़ा था हम लोगों ने कि पहले ज्ञान के बाद ही बोध होता है, बोध के बाद अनुप्रयोग होता है, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तीसरा है अनुप्रयोग। ज्ञान प्लस बोध। अनुप्रयोग ज्ञान एवं बोध स्तर पर सीखी गई बातों को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्थितियों में प्रयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। चौथा है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है उसको विश्लेषित करके अध्ययन करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के। इसमें दिया है बताई गई बातों को स्पष्ट करना विश्लेषण का उद्देश्य है। पांचवा है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब सबको समायोजन करना, मिलाना और उसको सुसंगठित करना। इसमें है संश्लेषण में विभिन्न तत्वों एवं भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना ही संश्लेषण है। छठवां है मूल्यांकन। यह संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। यह सबसे जटिल मानसिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन मतलब सभी पक्ष का उसका पता लगाना कि कहाँ कमी रह गई है। दूसरा है भावात्मक पक्ष। ये जो 6 पद हो गए ये ज्ञानात्मक पक्ष के थे। दूसरा है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का संबंध व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार से होता है। यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिससे ज्ञात होता है कि उसमें किस प्रकार की अभिवृत्ति, रुचियों, प्रवृत्तियों आदि का विकास हुआ है। भावात्मक पक्ष निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है ग्रहण करना। इसमें क्या आता है? अभिज्ञा, ग्रहण करने की इच्छा और चयनित अवधान, ये ग्रहण करना में आएगा। दूसरा इसका भाग होता है अनुक्रिया करना। इसमें दिया है अनुगमन, उत्तर देने की इच्छा, अनुक्रिया में तृप्ति, ये अनुक्रिया करना के अंतर्गत आता है। तीसरा है मूल्यांकन। उसका मूल्यांकन होगा मूल्यों को ग्रहण करना, मूल्य के लिए वरीयता और वचनबद्धता, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और आप इतना डिटेल में ना जाइएगा कि आपको ध्यान में रखना है, समय का ध्यान में रखते हुए आप लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको
60 से ज़्यादा वर्ड में पूछता है वहाँ बीटीसी में, यूपी डीएलएड में। तो आप 60 से को ध्यान में रखते हुए 60 वर्ड को 60 नहीं तो 100 में लिख दीजिएगा। ज़्यादा लेके जाएंगे तो आपका समय कम पड़ेगा और बाकी क्वेश्चन छूटेंगे, तो आप उसको सीमित कर लीजिएगा। तीसरा है मूल्य, दूसरा तो हो गया था, तीसरा भी हो गया था। चौथा भावात्मक पक्ष का जो पक्ष है संगठन, इसमें दिया है मूल्य का संप्रत्यय, मूल्य पद्धति का संगठन। पांचवा है मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण, इसमें है सामान्यीकृत विन्यास और लक्षण वर्णन। ये पांचवा है। और इसमें जो तीसरा पक्ष है इसमें जो क्रियात्मक पक्ष। अब ये दो हो गया। क्रियात्मक पक्ष स्पेशली एक अलग पक्ष के रूप में पूछा था, ये एक अलग क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। 2019 में यही बस पूछा था, तीनों का नहीं पूछा था। क्रियात्मक पक्ष है, इसे कौशलात्मक पक्ष भी कहा जाता है। क्रियात्मक पक्ष मुख्यतः मांसपेशियों एवं आंतरिक गतिविधियों से संबंधित है, जो किसी कार्य के करने में शरीर के अंगों एवं दक्षता पूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर है। यह कौशल आधारित मूल्यांकन है। इसके द्वारा बच्चों के अंतर्गत शारीरिक श्रम के प्रति भावात्मक प्रेम का मूल्यांकन किया जाता है। कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न बातों को शामिल किया जाता है। क्या क्या है? पहला है उत्तेजना, दूसरा है क्रियान्वयन, तीसरा है नियंत्रण, चौथा है समायोजन और पांचवा है स्वाभाविकरण, छठवां है आदत का व्यवहार और सातवां है कौशल या कार्य श्रम निष्ठा। मतलब जब ये सारे ये चरण आप पार कर जाएंगे तो आपको उसका कौशल हो जाएगा, या उस व्यक्ति में उस जो चीज़ में उस जो भी क्रियात्मक के अंतर्गत जो आप सीख रहे हैं जो कौशल, आप वो सीख जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 46 से पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।